डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग आज के पेपर फिजिक्स के सेट कोड सी को सॉल्व करेंगे। आप लोगों का कोई भी सेट कोड हो उससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर हम 70 में 70 का सोल्यूशन 100% सही सोल्यूशन कराएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारा पहला प्रश्न है 25 का द्विआधारी समतुल्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी 11001 होल्ट वाइज। हमारा अगला प्रश्न है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई फ्रिंजों व्यतिकरण फ्रिंजों के, इसका आंसर हो जाएगा बी के समान नहीं होती है। लड़का गलत मार दिया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगला प्रश्न है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है, बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऋणात्मक। हमारा अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न है, देखते हैं। यदि साइक्लोट्रॉन में अवशोषित कण का आवर्तकाल टी महत्तम चाल भी हो तो इसका आंसर हो जाएगा डी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v²। हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है 1D ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? 1D ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत जनित स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न होता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी केवल उच्च वोल्टेज, ओनली हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है इसके द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नौवां में है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान होगा। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए 0.5। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए 0.5। हमारा अगला प्रश्न है पार्थिव दूरदर्शी का अंतिम हमारा अगला और 10वां प्रश्न है पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। हमारा अगला प्रश्न है पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। यह 10वां प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ए काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है किसी एलसीआर परिपथ में अनुवाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी 0। कलांतर की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे 0 हो जाता है। हमारा अगला और 12वां प्रश्न है एक उच्च आई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कम होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 13वां प्रश्न है। आप लोग अपना अपना सीट खोल लीजिए, मिलाते रहिए। हमारा अगला प्रश्न है एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें कैसी हैं? गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनात्मक आयन है, गतिमान ऋणात्मक आयन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। जब प्रकाश स्रोत के पर्दे के और बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बढ़ती है। जब प्रकाश स्रोत के और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए
बढ़ती है। हमारा अगला और 16वां प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्यूरी। हमारा अगला और 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। हमारा अगला और 18वां प्रश्न है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। हमारा अगला और 19वां प्रश्न है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डी, प्रिज्म कोण पर। किस पर? प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। हमारा अगला और 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है हमारा, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, उच्च ताप। लेजर क्रिया में उच्च ताप की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारा अगला और 21वां प्रश्न है, हमारा 21वां प्रश्न है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवण प्रदर्शित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पराबैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, C2n-1 m-2। लड़का गलती मार दिया है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। हमारा अगला और 23वां प्रश्न है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारा अगला प्रश्न है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0। लड़का गलती मार दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग अपना मिला लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, त्वरित। हमारा अगला और 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स होता है। हमारा अगला और 26वां प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न, चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत क्षेत्र। बहुत सही है, वेरी गुड। हमारा अगला प्रश्न है 27वां, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि क्या आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, और कणों पर आवेश होता है, कण न्यूनतम अनुमेय से अवश्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। हमारा अगला और 28वां प्रश्न है, हमारा 28वां प्रश्न है, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति की, दिशा की, आवेश की प्रकृति की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी की। हमारा अगला और 29वां प्रश्न है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा -2.5 डायोप्टर, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस के संपर्क में आ रहा है ना, इसलिए। तो हमारा अगला और 30वां प्रश्न है, 30वां प्रश्न है हमारा, व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कलांतर। कलांतर जो है वो व्यक्तिकरण का घटना के कारण है। अगला हमारा प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, आप लोग देखिए अपने कॉपी में मिलाते रहिए। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ये देखिए हमारा अगला और 32वां प्रश्न है, ये किसका प्रतीक है? ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है वो किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डायोड का है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई इकाई नहीं है, क्योंकि वोल्ट तो विभवांतर का होता है, एम्पियर का तो प्रतिरोध होता है, नहीं, धारा का एम्पियर होता है और प्रतिरोध का ओम होता है। तो इसमें ट्रांजिस्टर का कोई नहीं है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? सार्वजनिक तर्क द्वार कौन सा है? नैंड, NAND, डी ऑप्शन सही है हमारा। हमारा अगला प्रश्न है 35 UHF आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचारित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ए,
हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है यूएचएफ आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचारित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतरिक्ष तरंगें। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला और 36वां कौन सा है? 36वां नंबर प्रश्न है एक रेडियो समस्थानिक 210 BI की अर्ध आयु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/4। हमारा अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? 37वां, 37। हमारा अगला प्रश्न है दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप क्रम में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 के पावर 39। लड़का गलती मार दिया है, दोबारा ट्राई करने के बाद भी तो हम लोग नहीं गलती मारेंगे। हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन 10 पावर 39। हमारा अगला प्रश्न है दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश D रखा जाए तो आवेशों की व्यवस्था के संतुलन के लिए Q का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, -Q/4 होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 39 नंबर प्रश्न है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश के बीच के कोण का मान कितना होगा द्विध्रुव स्थिर समावस्था में स्थिर रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, π/2। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्युत तीव्रता जो है भौतिक राशि सदिश है। अगला प्रश्न है 41 नंबर दो तरंगों y1 4 sin ओमेगा t एवं y2 3 cos ओमेगा t से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर का ऑप्शन बी, 5। हमारा अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा B/2 नॉट। दूसरा नंबर बी नंबर को ऑप्शन हो जाएगा इसका B/2 म्यू नॉट। हमारा अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है 6 माइक्रो चुप ना रे मैवा। हमारा अगला प्रश्न है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा पर्याप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड। हमारा अगला और 44वां नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 πt में धारा के मूल मध्य वर्ग का मान होगा, कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 60√2। हमारा अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, √r² + ω² L²। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 46 नंबर प्रश्न एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दुगना। इसका जो हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो दुगना हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है। ये हमारा सी सेट नंबर कोड है। आपका कोई भी कोड हो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग 70 में 70 का सॉल्यूशन करेंगे, तो आप लोग घबराइए मत। अपना पेपर लेके मिलाते रहिए, आपका देखिए कितना सही हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है एक चोक कुंडली का 100 प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2AS इन्वर्स की दर से बढ़ रही है, चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, -10 वोल्ट। चलिए हमारे अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 8.0 × 10⁻22 जूल टेस्ला इन्वर्स होता है। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 8.0 × 10⁻22 जूल टेस्ला इन्वर्स होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर कितना होता है? कलांतर की बात है तो हमेशा आप 0 का टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न पे चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, इसको देखते हैं। 50 नंबर, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड से 1 सेकंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्व प्रेरकत्व कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 50 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 1.67 हेनरी। हमारा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 नंबर का सी, हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, चलिए हमारे अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत द्वारा स्वतंत्र है तो इसका आंसर हो जाएगा 52 नंबर का डी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। देखिए यहाँ पर आप लोगों को फंसाने के लिए भी दे दिया गया है आपतित प्रकाश की तीव्रता से, यहाँ पे नहीं माना है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कौन सा होता है? लाल का। सही है, वेरी गुड, आप लोग भी मिलाते रहिए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का हो जाएगा डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से किसी का भी नाभिक बना रहता है। हमारा अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है, केवल धारिता युक्त प्रवर्ती धारा में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। कितना कलांतर होता है? तो इसका डिग्री में दिया हुआ है, तो 55 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 55 का बी, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का डी, गामा किरणें। गामा किरणें जो होती हैं ये वाई रेज, गामा रेज जो होती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। निकेल, अगला प्रश्न है 57 नंबर, निकेल है, निकेल क्या है? तो निकेल अपना लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 नंबर का बी, दिक्पात। ठीक है, दिक्पात यानी कि डिक्लिनेशन। ठीक है, चलिए हमारे अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे निकालने वाली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालिएगा तो आपका इतना ही आएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो इसका 60 का ऑप्शन हो जाएगा सी, संवेग। संवेग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की भौतिक राशि समान होगी, तो संवेग का होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? नहीं। हमारा अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? तो इसका 61 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, धीमी करना। ठीक है, फास्ट द स्पीड ऑफ न्यूट्रस नहीं है, स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 62 नंबर, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किसको किया जाता है? तो इसका 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बोरॉन का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न का बोल रहा है, डायोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 नंबर का, 63 का डी, दिष्टकारी की तरह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है? तो इसका 64 का आंसर हो जाएगा डी, कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम मतलब कूलॉम्स लॉ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न है और 65 नंबर प्रश्न का, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा बी, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न,
तो 66 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो इसका सीधा ऑप्शन दिख रहा है vd E, लड़का गलत मार दिया है। तो 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, vd E। हमारा अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न। 64 समरूप बूंदे जिनकी प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 20 माइक्रोफैराड। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर सीधा दिख रहा है, विभवांतर मापा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है 69। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, घट सकती है या बढ़ सकती है, समान रहती है, क्या होती है? तो इसका 69 का ऑप्शन नंबर ए, घटती है। ठीक है, सही है, लड़के का भी सही है। हमारे अगला प्रश्न है दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 नंबर का ए, 1:1:2। 70 नंबर का आंसर क्या होगा? 1:2। लड़का गलती कर दिया है। चलिए आप लोग भी अपना मिला लिए होंगे, मुझे आशा है कि आप लोगों का भी अच्छा नंबर आ गया होगा। तो चलिए कमेंट में अपना स्कोर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मतलब टोटली का मतलब जितने भी पेपर हों उनके सही सही सॉल्यूशन पाएँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो हमारी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब आगे के वीडियो में कल मिलते हैं। थैंक यू।